हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आइए, आज हम कवि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा विरचित उषा नामक पाठ को पढ़ने जा रहे हैं। उषा पाठ सूर्य की पहली किरण यानी प्रातःकालीन समय में भोर के समय का अद्भुत चित्रण करते हुए कवि ने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। क्योंकि कवि एक प्रकृति प्रेमी कवि हैं और उनका जन्म भी ऐसे स्थान पर हुआ है जहां ये प्रकृति से प्रेम करते हैं, यानी देहरादून में। उत्तराखंड के देहरादून नामक नगर में इनका जन्म हुआ है। तत्कालीन समय में उत्तर प्रदेश के देहरादून नामक स्थान पर सन 1911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनकी पारिवारिक परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल रही हैं। अल्प आयु में ही इनकी माता पिता से इनका बिछोह हो गया, माता पिता का देहांत हो गया और घर की सभी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई। 18 वर्ष की अवस्था में अल्प आयु में ही इनका विवाह हो गया और विवाह के 6 वर्ष बाद ही इनकी धर्मपत्नी भी इन्हें छोड़कर स्वर्ग को चली गई। अब इन्होंने इतने दुखों को सहन करते हुए भी और प्रकृति प्रेम की भावना को सजो के रखा और अपनी कविता में इन्होंने अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण किया है। उषा सूर्य की पहली किरण का नाम है और संध्या सूर्य की अंतिम किरण का नाम है। सूर्य उदय होने से पहले उषा प्रकट होती है और पूर्वांचल में प्रकृति को अद्भुत सौंदर्य से रंग देती है और प्रति पल एक जादुई नटनी की भांति अपना रूप परिवर्तन करती हुई लुभावना मौसम और लुभावना वातावरण उत्पन्न करती रहती है और उस पूर्वांचल में अद्भुत दृश्य पलटते रहते हैं और नष्ट होते रहते हैं। इस प्रकार से सूर्य की पहली किरण अर्थात भोर के समय के अद्भुत चित्र को बिंबित करते हुए यह बिंबधर्मी कवि शमशेर बहादुर सिंह ने अद्भुत रचना की है। कवि शमशेर बहादुर सिंह प्रारंभिक समय में उर्दू भाषा में काव्य रचनाएं किया करते थे, किंतु कालांतर में जाकर ये हिंदी भाषा में काव्य रचना करने लगे। इस प्रकार इनकी कविताओं में हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दावली का प्रयोग होने के कारण इन्हें हिंदी उर्दू का दोआव कहा जाता है। तो हमारे लिए बोर्ड का प्रश्न बनता है कि शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी उर्दू का दोआव क्यों कहा जाता है? तो उत्तर होगा कि शमशेर बहादुर सिंह प्रारंभिक काल में यानी पहले उर्दू भाषा में काव्य रचना किया करते थे, लेकिन कालांतर में समय अनुसार इन्होंने हिंदी भाषा का प्रयोग अपने काव्य रचना करने में किया। इस प्रकार वर्तमान समय में इनकी जो रचनाएं पाई जाती हैं वे हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दावली से ओतप्रोत हैं। इस कारण हिंदी उर्दू मिश्रित शब्दावली से अभिभूत होने के कारण इनको हिंदी उर्दू का दोआव कहा जाता है। दोआव का मतलब होता है दो धाराओं का संगम। ठीक है, अब दो धाराएं कौन सी हैं? हिंदी और उर्दू भाषा रूपी दो धाराएं आकर के इनके साहित्य में मिलती हैं, इसलिए इनको दोआव कहा गया है। आया समझ में? तो अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रयोगवादी युग के प्रयोगधर्मी कवि हैं इन्होंने, और ये प्रयोगवादी युग प्रारंभ होता है 1943 से साहित्य में। ठीक है, और ये प्रयोग किसमें? शिल्प संबंधी बहुत से नए नए प्रयोग लेकर के आया ये प्रयोगधर्मी। तो प्रयोगवादी युग, प्रयोगधर्मी कवि, बिंबधर्मी कवि, ये इनकी विशेषताएं हैं। तो इसके लिए अब हम लिखेंगे इसका शिल्प सौंदर्य। तो देखिए उषा पाठ का शिल्प सौंदर्य, काव्य भाषा, प्रस्तुत काव्यांश में सरल, सरस, मधुर, तत्सम,
तद्भव शब्दावली से युक्त मुहावरेदार एवं सामासिक पदावली से संपन्न सहज खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। पॉइंट नंबर 2, काव्य शैली। प्रस्तुत काव्यांश में प्रतीकात्मक, बिंबात्मक, भावनात्मक, लाक्षणिक, काव्य शैली का अद्भुत चित्रण किया गया है। पॉइंट नंबर 3, काल व युग। प्रस्तुत काव्यांश में प्रयोगवादी, प्रगतिशील, युग की काव्य रचना है। नेक्स्ट पॉइंट 4, काव्य रस। उक्त कविता में श्रृंगार रस
का सौष्ठव प्रयोग समाहित है। नेक्स्ट पॉइंट है 5वां, काव्य भाव। उक्त कवितांश में प्रकृति प्रेम, स्थायी भाव समाहित है। या स्थायी भाव निहित है। और बिंदु नंबर 6, काव्य गुण। उक्त कवितांश में माधुर्य काव्य गुण प्रयोग किया गया है। और 7वां बिंदु है काव्य छंद में। आइए उपर्युक्त पद्यांश में छंदमुक्त काव्य रचना का प्रयोग है। अर्थात यहां मुक्तक छंद का प्रयोग निहित है। पॉइंट नंबर 8 देखिए, काव्य अलंकार। प्रयुक्त कविता में अनुप्रास, उपमा,
उत्प्रेक्षा अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा मानवीकरण आदि अलंकारों का प्रयोग सौष्ठवता से किया गया है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट 9 शब्द शक्ति। यहाँ प्रयुक्त कविता में लक्षणा शब्द शक्ति का अद्भुत प्रयोग किया गया है। और नेक्स्ट अंतिम लास्ट पॉइंट है काव्य बिंब। प्रस्तुत पद्य में विराट स्थिर गतिशील स्पर्श दृश्य श्रव्य आदि चक्षुष बिंबों का प्रयोग चक्षुष बिंबों का प्रयोग किया गया है। यह है उषा नामक कविता का शिल्प सौंदर्य। काव्य छंद के अंतर्गत यहाँ मुक्तक छंद है और अनुप्रास उपमा उत्प्रेक्षा। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? अनुप्रास अलंकार हर पंक्ति में हो सकता है और इसको हमेशा गुण माना जाता है। हाँ, यदि भाई ये पूछ रहा है कालिंदी कुल कदम्ब की डारण, अगर वो ये पूछ रहा है कि चारु चंद्र की चंचल किरणें झेल खेल रही है नवथल में, तो च च च च वर्ण बार बार आया है ना। और जैसे अभी बताया मैंने कि तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर भव छाए तत तत वर्ण बार बार आया है। तो ऐसी कंडीशन अगर पूछना चाह रहा है तो या तो आपको अनुप्रास शब्द अनुप्रास अलंकार अहम रूप से वर्णन करना है, गौण नहीं रहेगा फिर यहाँ। लेकिन
इस कविता में अनुप्रास अलंकार गौण है, यानी कि हर पंक्ति में मिलेगा, लेकिन वह उसको पूछना नहीं चाह रहा। इस कविता में पहली पंक्ति में तो आपको अनुप्रास और उपमा अलंकार पूछा जा गया है, उपमा अलंकार अहम है। और इसके बाद तीन पंक्तियों में उत्प्रेक्षा अलंकार है, और नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देहे, इसमें आपको मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, इसलिए हमने इनको यहाँ ऐसा लिखा है। तो यहाँ पर अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और मानवीकरण, ये अलंकारों का प्रयोग किया गया है। आगे यहाँ पर जो बिंब दिया है, बिंबात्मक, यहाँ बिंबधर्मी कवि की काव्य रचना है, प्रयोगधर्मी कवि की काव्य रचना है, नए नए प्रयोग किए हैं, नए नए प्रतिमान लिखे हैं इसने, नए नए विशेषण इस कविता में दिए गए हैं। तो इसमें बिंबधर्मी कवि की अनेक प्रकार के बिंब हैं, विराट बिंब है, आकाश का विस्तृत स्वरूप दिखाया गया है, स्थिरता दिखाई गई है, सौंदर्यकरण की स्थिरता की गई है, प्रतिपल अपना ऊषा रूप परिवर्तन कर रही है, इसीलिए यहाँ पर गतिशीलता का भाव दिया गया है। स्पर्श करके, और क्या कर रहा है कवि, स्पर्श करके बता रहा है कि जैसे चटनी पीसते हैं, ऐसे केसर पीस करके और उसको रस उसका फैला दिया गया है। दृश्य, आंखों से सारे दृश्य दिखाई दे रहे हैं और हम शब्द सुन रहे हैं। तो इस प्रकार से ये सब बिंब इस कविता में पिरोए गए हैं और इस कविता को बहुत ही सुंदर और मनोहर रूप में प्रस्तुत किया गया है। ये था आपका आज का वीडियो। अगले वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे और पाठ की कविता के संदर्भ में भावार्थ और सौंदर्य बोध संबंधी विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।